तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मार्केट में आ गया है एक नया आईपीओ और उसी के साथ साथ मैं लेके आ गया हूँ ये नया वीडियो जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि ये आईपीओ कौन सी कंपनी का है, कंपनी क्या करती है, कितने पैसे उठा रही है, आईपीओ की डेट क्या है और इस आईपीओ में क्या हम लोग को पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, क्या हम लोग को कुछ लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स और इस वीडियो में हम लोग करेंगे बोराना वीव्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ एनालिसिस। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी कर देना अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, या फिर अगर आपको कोई दूसरी और वीडियो चाहिए होगी तो। और अगर मान लो अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइज, बिना कोई बकबक करे हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आईपीओ की डेट्स जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग आईपीओ की डेट्स देखेंगे तो ये 20 मई को ये आईपीओ शुरू होगा, 22 मई तक चलेगा। 23 मई के दिन ये अलॉटमेंट हो जाएगी, जिसको भी अगर अलॉटमेंट मिला है आईपीओ का तो अलॉटमेंट हो जाएगी। और 26 तारीख के दिन जो कि मंडे है, जिन लोग को अलॉटमेंट मिला है वो लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और जिन लोग को अलॉटमेंट नहीं मिला है, जो भी अनलकी लोग रहेंगे, वो लोग के पैसे रिफंड हो जाएंगे। और ये जो लिस्टिंग डेट है वो 27 तारीख की है, अभी इसके अंदर दिखाई जा रही है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और डिटेल्स देखेंगे तो फेस वैल्यू 10 रुपये का है, तो कोई भी स्प्लिट शेयर नहीं है ये पूरा एक अपने को प्रॉपर शेयर मिल रहा है जब भी इशू करा गया था। ठीक है, 205 से 216 की प्राइस बैंड है। अगर हम लोग को अप्लाई करना है तो 216 पर ही अप्लाई इसको करेंगे। ठीक है, 69 शेयर्स, ओहो क्या नंबर है, 69 शेयर्स का लॉट साइज़ बनाया गया है यहाँ पर। तो अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें आपको 69 शेयर्स मिलेंगे। और जो इशू साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा इशू साइज़ है, ये 150 करोड़ का भी इशू साइज़ नहीं है, 144.89 करोड़ टू बी प्रिसाइज। और इसमें से अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा 100% फ्रेश इशू है। ठीक है, इसके अंदर प्रमोटर्स अपना माल नहीं बेच रहे हैं, ये जो भी पूरा पैसा है वो पूरा कंपनी के पास जाएगा, यानी कि इसमें कंपनी के ग्रोथ के लिए या जो भी अगर डेट रहेगा उसको कम करने के लिए या कुछ भी एक्सपेंशन के लिए ये पूरा पैसा कंपनी के पास जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और लोग उतने ही पैसे मांग रहे हैं जितने लोगों को चाहिए। अगर मतलब क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी होती है जो 150 करोड़ इसको राउंड ऑफ कर सकती थी, बट ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमको एक 144 करोड़ 89 लाख ही चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात फिलहाल लग रही है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर कोटा की बात कर लेते हैं तो कोटा देखेंगे हम लोग को क्यूआईबी को मिला है 75%, रिटेल के पास है 10% और एचएनआई के पास है 15%। अभी ऐसा क्यों हुआ? यूजुअली रिटेल के पास 25 या 35% रहता है, क्यूआईबी के पास 50% के आसपास कुछ रहता है। ऐसा तब होता है ये दो कारणों की वजह से, या तो कोई सेबी की कोई गाइडलाइंस मेट नहीं हुई होगी, या तो फिर कंपनी ने पहले पिछले 2-3 साल में अच्छा खासा लॉस बुक करा होगा। तो वो हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्या सीन है उसका। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन इशू की बात करेंगे तो आप रिटेल कोटा के हिसाब से मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हो। जैसे आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के ऊपर हो जाएगी तो वैसे आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, तो 2 लाख से 10 लाख के आसपास की आपकी अगर एप्लीकेशन का टोटल साइज हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में आ जाते हो। और इसका आपको एच या रिटेल कैटेगरी में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन भी स्टॉक मार्केट पे ये स्टॉक लिस्ट हो जाएगा उसके नेक्स्ट मोमेंट पे भी आप स्टॉक बेच सकते हो, कोई भी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्री आईपीओ इसका जो इशू साइज़ है, मतलब जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 87.19 है। पोस्ट इशू डेफिनेटली ये 75 के नीचे हो जाएगी क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस मेट करनी है। फिलहाल यहाँ पर दिया नहीं है, बट इतना ज़्यादा वो नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली 144 करोड़ ही मांग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 70-75 के आसपास ही रहनी चाहिए। चलिए अभी कंपनी की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं और समझते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक नई कंपनी है, 2020 की ही कंपनी है, कोविड के आसपास में ही आई थी ये कंपनी। बोराना वीव्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक बेस्ड इन सूरज, गुजरात। अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक इज ऑफन वाइडली यूज्ड एज बेस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग जो वो डाइंग का काम करते हैं इसका
क्या बोलते हैं, फैब्रिक का, ग्रे फैब्रिक का, जो कि काम क्या आता है, वो प्रिंटिंग और डाइंग के काम आता है। फैशन इसमें, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में, टेक्निकल टेक्सटाइल में, होम डेकोर हो गया, इंटीरियर डिज़ाइन हो गया, तो ये सब में जो भी अपना कपड़ा वो सब यूज होता है, तो ये सब में ये लोग का जो प्रोडक्ट है वो तभी उसमें काम आता है। तो बेसिकली ये B2B बिजनेस है, इतना तो हम लोग को समझ ही गया है। अभी B2B बिजनेस की अच्छी बात और बुरी बात क्या होती है ना, B2B बिजनेस में आपकी ऑर्डर बुक ज़्यादातर हमेशा भरी हुई रहेगी, बट बुरी बात ये हो जाती है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है ना, वो यूजुअली कम रहता है। तो ये बात का हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अभी कंपनी और क्या करती है, पोलिएस्टर टेक्सचर्ड यान भी बनाती है, ठीक है। और उसके बाद ये ग्रे फैब्रिक में ऑब्वियसली यूज़ होता है, इधर ये लोग ने कहा है यहाँ पर। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कंपनी ऑपरेट्स 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन सूरत गुजरात, इक्विप्ड विद टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इंटर एलिया टेक्सचराइजिंग, वार्पिंग, वाटर जेट लूम्स एंड टेक्सटाइल फोल्डिंग, ठीक है। तो ये जो भी लोग के टेक्निकल जार्गन्स है, ये उस हिसाब से लोग ने बताया है। बट जो भी अगर हम लोग यहाँ पर समझेंगे इन शॉर्ट में, तो ये लोग की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और तीनों की तीनों सूरत गुजरात में ही है। अभी अगेन इसके अंदर भी अच्छी और बुरी बात हो जाती है, ये सिर्फ समझना पड़ता है, क्योंकि कैसा है ना, जब हम लोग कोई भी कंपनी को समझते हैं, तो उसका एक रिस्क एनालिसिस भी करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी अगर हम लोग देखेंगे रिस्क क्या क्या है, कि अभी ये जो सूरत का जो एरिया है, ये उधर ही ये लोग का जो भी ऑपरेटिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, अगर कल को सूरत में कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो ये लोग के तीनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो सकते हैं, ठीक है। अगर कल को उधर कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती है, या कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज भी आ जाते हैं, उसके वजह से कुछ मतलब मान लो कुछ बंद बंद रखना पड़े, तो वो तीनों यूनिट्स लोग की बंद हो जाती है। अगर अलग अलग जगह पे होती, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एटलीस्ट एक ही, हाँ भाई समझो एक महाराष्ट्र में, एक गुजरात में है, एक तमिलनाडु में, तो एटलीस्ट एक स्टेट में कोई दिक्कत आ रही है, तो बाकी 2 स्टेट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काम कर रही है, तो अपना काम रुका हुआ नहीं है। तो वो एक कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक हो जाता है। बट अच्छी बात ये कि ये भी हो जाती है कि जो आसपास के जो आपके जो कारीगर लोग रहते हैं, जो भी मतलब आपके जो सप्लायर लोग रहते हैं, वो लोग का आपके ऊपर एक थोड़ा थोड़ा आप कनेक्ट बना सकते हो, एक ट्रस्ट थोड़ा जल्दी बना सकते हो, वो भी वो एक कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी होती है, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एज ऑफ September 30, 2024, द कंपनी हैड अ टोटल ऑफ 15 texturizing machine, 6 warping machines, 700 water jet looms and 10 folding machines active at its 3 units। तो ये लोग का जो जितना भी मशीनरी है, ये लोग ने यहाँ पर बताया है। ये लोग ने ये नहीं बताया कि भाई कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, क्या करते हैं, ये लोग ने कहा कि भाई वो रहने दो, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर और डिटेल्स देख लेते हैं, जिससे हम लोग को कंपनी के पूरे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि भाई इन्वेस्टेबल कंपनी है या नहीं है। आप में से अगर किसी ने शार्क टैंक देखा रहेगा, तो बोलता है ना कि यार ये अभी आपका कंपनी इन्वेस्टेबल नहीं है, या आप कुछ टाइम बाद आओ, अगले साल ट्राई करो, या 2-4 साल बाद मिलो हम लोग, फिर तभी इन्वेस्ट कर लेंगे। तो वैसा ही है, इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट या कंपनी होगी तो ही इन्वेस्ट करना है, नहीं तो नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर आप आईपीओ में कभी भी इन्वेस्ट करोगे, तो 80 to 90% टाइम आपको लॉन्ग टर्म में लॉस ही होगा। आपको लिस्टिंग गेंस में मान लो 10-20, 2-5-6%, 10% का भी प्रॉफिट हो गया। बट हमेशा ऐसी कंपनी देखनी चाहिए कि अगर मान लो लिस्टिंग गेंस आपको नहीं भी मिला, लेकिन आप उसको 2 साल, 3 साल, 5 साल होल्ड कर सकते हो, लंबे ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर सकते हो, वैसी कंपनी हमेशा देखनी चाहिए और वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑब्वियसली आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, 22, 23, 24, और यहाँ पर दिसंबर तक का डेटा हमारे पास आ गया है। मेरे हिसाब से तो 25 वाला भी पूरा आ ही जाना चाहिए था, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अभी तो मैं मई में वीडियो बना रहा हूँ, मार्च के फाइनेंशियल्स तो अभी तक आ ही जाने चाहिए थे, तो पूरे साल का दे सकते थे, बट ठीक है। एसेट्स देखेंगे तो लगभग 32 करोड़ के एसेट्स से बढ़कर 75 करोड़ के हो गए, फिर बढ़कर 137 हो गए, और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बड़ा मतलब बढ़ोतरी आई गई है, 150 करोड़ के आसपास के एसेट्स हो गए हैं। तो पिछले एक साल के हिसाब से, 3 क्वार्टर के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, तो लगभग 10% के हिसाब से एसेट की ग्रोथ तो हुई है। तो बाकी यहाँ पर तो ऑलमोस्ट डबल हो गया एसेट। रेवेन्यू देखेंगे तो पहले 42 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 135 करोड़ हो गए, फिर 200 करोड़, और अभी 215 करोड़। तो अगर मैं इसको 3 के हिसाब से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 3 क्वार्टर का डेटा है, तो मतलब एक क्वार्टर में लोग लगभग 70 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू निकाल रहे हैं। तो 4 क्वार्टर के हिसाब से ये लोग का 280 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हो जाना चाहिए पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो प्रॉफिट देख लेते हैं, 1.80 करोड़ प्रॉफिट है। अगर 42 करोड़ के हिसाब से बात करेंगे, तो ये 10% भी नहीं है, मतलब गिन के अगर हम लोग देखा जाए तो ये 4-4.5% के आसपास का पैट मार्जिन आ रहा है इसके ऊपर।
135 करोड़ पे 16.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन था। तो ये लगभग 10-11% का प्रॉफिट मार्जिन है। ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी आई है। फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 200 करोड़ पे 24 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, अगेन 10% से ज़्यादा है, 11-11.5% के आसपास है। और यहाँ पर 215 करोड़ पे 30 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ 14% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर नज़र आता हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो अगर अच्छी बात अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, रेवेन्यू ये लोग का बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है। हम लोग रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। 1 करोड़ 80 लाख के रिजर्व से पहले, फिर उसके बाद 24 करोड़ के हो गए, फिर 48 करोड़ के आसपास, अभी 57 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। लेकिन अगर इसके अंदर एक ड्रॉबैक देखो तो आप पहले बोरोइंग्स देख लो। 27 करोड़ का बोरोइंग, 39 करोड़ का बोरोइंग, 69 करोड़ का बोरोइंग, अभी बोरोइंग यहाँ से घटकर 54 करोड़ का हो गया। तो बोरोइंग्स में डेफिनेटली कमी तो आई है, लेकिन आप देखोगे रिजर्व्स और बोरोइंग का रेशो ये ऑलमोस्ट 1 का रेशो है, जो कि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। डेट टू इक्विटी वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा रहेगा, डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला है, उसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझा है। यूजुअली मेरे हिसाब से बोरिंग ना 0.8 के नीचे रहेगी ना, वो ज़्यादा अच्छी है। वैसी वैसी कंपनी में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। बट अभी तक फ़िलहाल मुझे ये एक ही नेगेटिव पॉइंट दिखा है, बाकी सारे फाइनेंशियल्स अभी तक बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, या फिर मतलब बहुत अच्छे तो नहीं, बट ऐसे तो नहीं कहूँगा कि बुरे हैं, अच्छे नंबर्स है ये। ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग कंपनी का ये देख लेते, साइज़ देख लेते। तो 575 करोड़ की ये कंपनी है। तो ये माइक्रो कैप कंपनी होगी, स्मॉल कैप भी नहीं, माइक्रो कैप कंपनी हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है ऐसी कंपनी में, क्योंकि कभी भी रातों रात कंपनी बंद भी हो सकती है। बट जितना रिस्की है उतना ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी है, क्योंकि अगर कंपनी ने अच्छा स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्लान करा तो ये जो 575 करोड़ का जो मार्केट कैप है, वो 5000 करोड़ के आसपास का भी मार्केट कैप हो सकता है। तो ये मेगा कैप, लार्ज कैप भी बन सकती है सब कंपनीज। तो ये बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला एक इन्वेस्टमेंट हम लोग का बन जाता है यहाँ पर। ठीक है। कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। केपीआईज की अगर हम लोग बात करेंगे, मार्च 31 2024 तक का ही ये लोग का जो डेटा है उसके हिसाब से है। तो ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो टेबल है, ये सब टेबल का ये लोग ने इसके अंदर कंसिडर नहीं करा है। ठीक है। आरओई लगभग 50% का आरओई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आरओसी लगभग 28% का आरओसी है। और आरओई और आरओसी दोनों के ऊपर भी चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप वो जाकर देख लेना, आपको समझ में आएगा कि आरओई और आरओसीई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत लोगों ने उस वीडियो को पसंद भी किया है, तो आप भी जाके ज़रूर देखना। ठीक है। पैट मार्जिन की बात करेंगे तो लगभग 12% का पैट मार्जिन है, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं 11.5-12% का। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली पैट मार्जिन B2B बिजनेस के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूँ तो 9 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो ये मैं इसको ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड तो नहीं कहूँगा, बट फेयरली वैल्यूड कहूँगा या स्लाइटली ओवर वैल्यूड कहूँगा। ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से 6 से 8 के आसपास का होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट 9 भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। ठीक है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। प्री आईपीओ इसका ईपीएस होगा, ईपीएस है 11.83 का, पोस्ट आईपीओ 14.66 है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत कम कंपनीज हम लोग को ऐसी दिखती है जिनका का ईपीएस पोस्ट आईपीओ प्री आईपीओ से ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे पीई रेशो, ये यहाँ पर 18 का है, और उसके बाद ये घटकर 14.73 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यानी कि कंपनी थोड़ी सी अगर पोस्ट आईपीओ के बाद और वैल्यूएशन इसकी अच्छी हो जाएगी। बाय द वे, पीई रेशो और पीबी रेशो अगर आप में से किसी को भी नहीं पता है क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके ऊपर भी चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हो, आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, आप चैनल पर जाके देख सकते हो, या तो फिर सीधा पीई वर्सेस पीबी रेशियो इमर्जिंग बुल्स ऐसा यूट्यूब पे डाल देना, आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है। अभी ये लोग को पैसे क्यों उठा रहे ये समझते हैं। पैसे उठाने का ये लोग का सिंपल सा फंडा ये है कि प्रपोजिंग टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू एक्सपांड इट्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज टू प्रोड्यूस ग्रे फैब्रिक एट सूरत गुजरात। ठीक है। और उसके बाद ये लोग को वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसे चाहिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये वाले तो मतलब ये तो मतलब ऐसे कि कुछ भी इसके अंदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में मतलब कुछ भी आ जाता है। ठीक है। जो किधर मिला नहीं कैटेगरी, उसके अंदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस हो जाता है। तो अभी इसके अंदर है ना, अच्छी बात ये है कि लोग एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो डालने की सोच रहे हैं। ठीक है। जो लोग को नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे कि लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है।
ठीक है, और वर्किंग कैपिटल के लिए लोग को पैसे चाहिए। और उसके बाद ये लोग का, अगर मैं इसको मैं बुरा नहीं कह सकता हूँ, बट कैसा है कि ये लोग ना अपनी बोरोइंग्स कम करने का नहीं सोच रहे, कि अगर बोरोइंग्स कम करेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये लोग का जो प्रॉफिट में से, मतलब ऑब्वियसली इंटरेस्ट जाएगा। जब हम लोग का बैलेंस शीट या जो इनकम स्टेटमेंट बनता है तो उसके अंदर से इंटरेस्ट भी आता है, टैक्स भी आता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनता है, करेक्ट। तो ये जो है उसके मतलब आपका इंटरेस्ट जो 50 करोड़ पे जाएगा, अगर आप उसको 20-30 करोड़ पे लेके आते हो आपका बोरोइंग, तो आपका इंटरेस्ट कम जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। ठीक है, ये एक सोच होती है कंपनी की। और दूसरी कंपनी, मतलब दूसरे लोगों की सोच कैसी होती है, थोड़ी एग्रेसिव सोच होती है, जो ये बोराना वेव्स अब दिखा रहे हैं। एग्रेसिव सोच ये है कि भाई हम लोग बोरिंग्स को, ठीक है, हम लोग बोरिंग्स को मैनेज कर लेंगे, हम लोग वैसे भी प्रॉफिटेबल कंपनी है, हम लोग ग्रो करने का फटफट सोच रहे हैं। तो ये लोग इसके लिए एक नया यूनिट डालने की सोच रहे हैं। बट मेरे हिसाब से कैसा है ना कि ऑलरेडी अगर आपकी तीन तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सूरत में है, तो कहीं ना कहीं एक जोग्राफिकल रिस्क आ जाता है। तो जो चौथी जो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो वो बनाने का जो सोच रहे हो, वो मेरे हिसाब से कोई कोई दूसरे स्टेट में या सेम स्टेट की कोई दूसरी सिटी में अगर आप सोच सकते थे तो थोड़ा अच्छा होता मेरे हिसाब से। लेकिन क्योंकि ये फैब्रिक का बिजनेस है और सूरत इंडिया में, मतलब आप सभी को पता है कपड़ों के लिए, फैब्रिक के लिए फेमस ही है, तो शायद इसके लिए कंपनी का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि हम लोग सूरत को ही ऑलरेडी, मतलब अपना वो बेस बना लेंगे, एक हेडक्वार्टर टाइप्स बना लेंगे, और इधर से ही हम लोग सब जगह पे फिर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हम लोग का वो सब देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी भी कंपनी की हो सकती है। डेफिनेटली ये आईपीओ में इन्वेस्टेबल है, बट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। मैं इसके साथ साथ एक दूसरा आईपीओ भी आ रहा है, वो आईपीओ का भी एनालिसिस करूंगा, और उसके बाद दोनों में से किसी एक में लगाने का सोच सकता हूँ डेफिनेटली। बट ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर मेरे को आईपीओ में लगाया और मेरे अलॉटमेंट नहीं भी मिला, तो भी डाउन द लाइन में इसको कहीं ना कहीं मैं अपने पोर्टफोलियो में रखना ज़रूर पसंद करूंगा, ऑब्वियसली थोड़े से परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी एक्सपोज हो जाता है अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं मैं इसको मैं इन्वेस्ट, मतलब कंपनी तो इन्वेस्टेबल है भाई, इतना तो सिंपल सा फंडा है। ठीक है, कंपनी अच्छी लग रही है, मतलब इन लोग के फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं, बिजनेस भी अच्छा है, क्योंकि ऐसे सब बिजनेस में ना यूजुअली एफ आई आईज डी आई का इतना ध्यान नहीं होता है। तो ये सब स्टॉक्स को है ना हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं अच्छी खासी, और उसके बाद फिर इसमें जब अच्छी ग्रोथ आती है ना, तो हम लोग का जो जो क्या बोलते हैं, जो बेस रहता है, हम लोग ने 215, 230, 250 रुपये में अगर एक स्टॉक खरीदा है, और ऐसे 10,000 स्टॉक हो गए, ठीक है, तो उसके बाद वो 10,000 स्टॉक्स पे अगर वो 250 का सीधा 300 भी आ गया ना, तो मेरे को अच्छा खासा 4-5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सब इंडस्ट्रीज है ना, यूजुअली ये इग्नोर्ड इंडस्ट्री रहती है, और ऐसे सब इंडस्ट्री में यूजुअली अच्छे स्टॉक्स या अच्छी कंपनीज ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मिल जाती है ऐसी कंपनीज। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी और जो इसके फाइनेंशियल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, बट एक दो ड्रॉबैक्स थोड़े से मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है, और दूसरी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 साल पुरानी कंपनी सिर्फ है, तो ये थोड़ा सा अभी तक वो ना हिस्ट्री उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। अगर ये 2010 होती या 15 साल 20 साल पुरानी कंपनी होती तो बहुत ही मज़ा आ जाता था। बट बाकी तो मेरे हिसाब से कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर 10-12 हज़ार 15 हज़ार, अगर ज़्यादा नहीं तो भी 10-12-15 हज़ार हम लोग इसके अंदर एटलीस्ट मैं तो सोच सकता हूँ इन्वेस्ट करने का। बाकी आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, कंपनी के आपको एनालिसिस कैसे लगे हैं, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस कंपनी को लेकर। और साथ ही साथ कोई दूसरा वीडियो अगर आपको चाहिए हो, कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स हो गया, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, कोई बुक का रिव्यू करवाना है तो वो भी बता दो, कोई पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करना है वो भी बता दो। मैं एक बात बता देता हूँ कि कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, आप खुद का एनालिसिस ज़रूर करना। अगर आपका लॉस होता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।